तो यहाँ पे जो अभी ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ, ये वो एलएसएम वाला पार्ट है, इनकी कंप्लीट डिजाइनिंग वाला पार्ट है। और यहाँ पे जितनी भी चीजें अब हम करेंगे वो अपने आईएस कोड 800 2007 के अकॉर्डिंग करेंगे। ये जो हमारा कंप्लीट एलएसएम वाला कोड था, अब यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब उसके अकॉर्डिंग है। तो पहले तो हमारे पास में यहाँ पे बोल्ट के बारे में मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है। उससे पहले मैं बोल्ट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ बोल्ट की। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट है यहाँ पे हमारे पास एक। अब ये जो प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट है ये है क्या? तो प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट तुम लोग क्या देखोगे, अभी जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ना आगे, वहां पे कुछ नाम लिखे होंगे बोल्ट के, लाइक 4.6 इस तरीके से लिखा होगा, 5.6 कुछ इस तरीके से लिखा होगा, तो इस तरीके से लिखा होगा। तो इनका मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पे 4.6 है, ये हमारी प्रॉपर्टी है एक बोल्ट की। यहाँ पे 4 जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हेयर, 4 रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है हमारे बोल्ट की उसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, 4 का मतलब हो जाता है 400 MPa। ऐसे ही ये जो हमारे पास में यहाँ पे 6 है, अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। एंड उसी तरीके से 4 कर दिया, ये 400 है, 400 × 6, जस्ट अ सेकंड, 0.6 करो इसको, 400 × 0.6, ये जो है ये हो जाएगा 240 MPa। ये हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो जहां भी इस तरीके से लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यूज क्या है, फिर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ऐसी एक चीज और आ जाती है। अब मान लो कहीं पे लिखा है M16 ग्रेड ऑफ बोल्ट, M16 ग्रेड ऑफ बोल्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? M16 हो सकता है, M20 हो सकता है, और भी वैल्यूज हो सकती है, 24 हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि डाया ऑफ शैंक इज 16। जो हमारे शैंक का डाया है वो कितना है यहाँ पे, 16 है। शैंक इज 16 mm। अगर M20 होगा तो फिर यहाँ पे 20 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब बोल्ट पे आ जाओ। यहाँ पे बोल्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा हमारा बोल्ट दिखता है। तो जो हमारा बोल्ट है, यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये हमारा बोल्ट हेड होता है। ये जो इतना पार्ट है ये शैंक होता है, और ये जो आप लोग यहाँ पे आगे देख रहे हो ये थ्रेड्स हैं यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे बोल्ट एट रूट भी कहते हैं, या फिर रूट ऑफ बोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर की अगर हम बात करें तो शैंक के डायमीटर को हम नॉमिनल डायमीटर लेते हैं। ठीक है। अब एरिया ऑफ बोल्ट एट रूट ये अलग होता है, और एरिया ऑफ बोल्ट एट शैंक ये अलग होता है। तो एरिया ऑफ बोल्ट एट शैंक जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ASB से, जो रूट पे होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ANB से। ये चीज होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें डिफरेंस को समझना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज ली जाती हैं, जो हमारा शैंक का डायमीटर है D, तो यहाँ पे एरिया होता है ASB इक्वल्स टू π/4d²। आगे जो हमारा ANB होता है वो होता है 0.78 π/4d²। तो ये 0.78 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया था, तो हमें जो अपना रूट है उसका एरिया मिल जाता है। ठीक है। अब जो हमारे बोल्ट्स हैं, ये इनके बारे में मैं कल आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे क्लासिफाई होते हैं, तो इनको फिलहाल जो है छोड़ सकते हैं, कल मैंने इनको बता दिया था। अब यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं डिजाइनिंग के जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोल्ट्स में जो हमारे प्रिंसिपल हैं डिजाइनिंग के वो समझ लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है बोल्ट का वो कोइंसाइड करना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी हमारे मेंबर का होगा उससे। पहली चीज ये है। ठीक है, अगर कोइंसाइड नहीं किया तो फिर दोनों अलग हो जाएंगे, है ना, इसेंट्रिक कनेक्शन वहां पे बन जाएगा, फोर्सेस बन जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी हमारे बोल्ट का होता है और जो हमारे मेंबर का होता है वो सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच होना चाहिए, एक ही जगह से पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ कनेक्शन इज केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो भी हमारे कनेक्शन का लेंथ होता है वो कम से कम रखते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अब यहाँ पे जो भी हमारा जॉइंट होगा उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, ये जो चीज अब यहाँ पे ये वाला जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पे है ना अभी, ये वाला पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन भी, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल कोई भी तुम्हारे पास में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना होगा, जैसे ही वो पूछेगा कि डिजाइन स्ट्रेंथ बताओ जॉइंट की,
तो तुम्हें ये दोनों चीजें निकालनी है, लाइक प्लेट का भी निकालना है, बोल्ट का भी निकालना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जॉइंट की क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये जो हमारे जॉइंट की स्ट्रेंथ है ये दो फैक्टर से देखी जाती है, एक होता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, एक होता है बोल्ट। ठीक, अब यहाँ पे जो प्लेट है उस प्लेट की जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो कैसे देखी जाती है वो देख लो। सबसे पहले तो ये देखो, प्लेट्स इन अ जॉइंट मेड विद बियरिंग बोल्ट्स। ठीक, जो हमारी प्लेट्स होती हैं जॉइंट में वो बियरिंग बोल्ट से बनती हैं, और वो जो फेल हो सकती हैं वो इन चीजों में फेल हो सकती हैं, और वो सब चीजें हमारी क्या है, एक तो शेयरिंग है ना, शेयरिंग है, फिर बस्टिंग ऑफ द एज। ये सब होते क्या है, इनके मतलब क्या है, लाइक शेयरिंग और बस्टिंग ऑफ एज का क्या मतलब है ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे यहाँ पे क्रशिंग ऑफ प्लेट है, रप्चर ऑफ प्लेट है, ब्लॉक शेयर ऑफ प्लेट है। ये जो ब्लॉक शेयर है ये सिर्फ और सिर्फ टेंशन में ही होता है, इस चीज को याद रखना, ब्लॉक शेयर हमेशा टेंशन में होगा, वैसे नहीं होगा। तो ये चार चीजों में हमारी जो प्लेट होती है वो फेल हो सकती है, तो ये चार चीजें हमें डिजाइन करनी है। इन चारों के फॉर्मूले भी आगे आने वाले हैं, इसका इसका सब के फॉर्मूले आगे आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे शेयरिंग एज या फिर क्रशिंग ऑफ प्लेट को समझ लो, दोनों चीजें ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे तुम्हारे सामने है। तो बस्टिंग या फिर शेयरिंग जो है और क्रशिंग जो है ये अवॉइड की जाती है। ठीक है, ये अवॉइड की जाती है। अवॉइड कैसे की जाती है, क्यों, क्या मतलब है यहाँ पे अवॉइड करने का, अगर मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस हमारा एज पर द कोड है तो ये चीज फिर अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा जो हमारा एज और एंड डिस्टेंस है ये एज पर द कोड है तो फिर हम यहाँ पे इस चीज को नहीं निकालेंगे। अब ये होता क्या है वो देख लो, ये क्या है ना, यहाँ पे देखो, तुम लोगों के सामने है, जैसे यहाँ पे जो तुम्हारा बोल्ट है इसमें, यहाँ देख सकते हो पहले वाले फिगर में, इस वाले फिगर पे, तो यहाँ तुम लोगों के सामने बोल्ट है, और यहाँ पे होता क्या है ना कि ये जो ग्रीन लाइन से आप लोग देख पा रहे हो ये तुम्हारा क्रैकिंग एज है, इस तरीके से यहां से इस तरीके से क्रैक हो जाता है। मतलब बोल्ट को जस्ट टच करते हुए जब तुम्हारा प्लेट अलग हो जाएगा वो तुम्हारा शेयरिंग ऑफ प्लेट कहलाता है। और अगर तुम्हारा जो भी, मान लो ये तुम्हारा प्लेट है अभी, इस प्लेट में यहाँ पे बोल्ट था, और यहाँ से तुम्हारा जो है ये क्या हुआ, अलग हुआ है। मतलब या फिर कह सकते हैं कि दो प्लेट्स हमने क्या कर रखी है, ज्वाइन कर रखी है, यहाँ से ये हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है। तो जो क्रशिंग होता है वो कहाँ से होगा, वो इस जगह से क्रशिंग होता है, यहाँ से जो इतना पार्ट है ना साइड का ये क्रश हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रशिंग ऑफ प्लेट, ये चीज होती है। अब रप्चर देख लो, रप्चर ऑफ प्लेट्स क्या होता है। अब ये रप्चर ऑफ प्लेट्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हमने शेयरिंग और बस्टिंग ऑफ एज देख लिया, क्रशिंग ऑफ प्लेट्स देख लिया, अब रप्चर ऑफ प्लेट देखेंगे। अब रप्चर ऑफ प्लेट कैसे होता है, ये देखो, यहाँ पे क्या है कि ये मैं एक बार फिगर बनाता हूँ पहले। इस फिगर में देखो यहाँ पे एक दो तीन ये तुम्हारे बोल्ट्स हैं। अब यहाँ पे इतना जो पार्ट है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन जो है पास की है, और ये जो इतना इधर वाला पार्ट है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये पार्ट कैसा दिखेगा अलग होने के बाद में, इसको पहले मैं अलग निकाल देता हूँ। इतना पार्ट होगा ऐसे, लाइक यहाँ पे ये बोल्ट का ऐसे स्पेस जो है वो छूट जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे। तो ये जो शेप अब आप देख पा रहे हो, इतना पार्ट जब अलग हो जाता है तो इसको हम कहते हैं रप्चर, इसको प्लेट का रप्चर हो जाता है। और जो रप्चर है हमारा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो देख लो क्या होती है। उसकी स्ट्रेंथ के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, रप्चर स्ट्रेंथ एज पर कोड इज गिवन बाय टीडीएन, टीडीएन से डिनोट करते हैं, टीडीएन इक्वल्स टू 0.9 AN FU अपॉन गामा एम। गामा एम वन के बारे में आप लोग जानते हो, ये जो यहाँ पे एन है ये नेट एरिया है, एन नेट एरिया भी निकालना जानते हैं। और ये जो एफ यू है ये सब चीजें बाकी सब जो है यहाँ पे नीचे मैंने दे रखी है ना। तो एन बिल्कुल वही तरीका है, सेम नेट इफेक्टिव एरिया है, इसको मैं निकालना सिखा चुका हूँ पहले। आगे देखो बी हमारा क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा विड्थ होगा, लाइक ये वाला जो हमारा विड्थ है ये हमारा यहाँ पे बी है। नेक्स्ट उसके बाद में टी जो हमारा थिकनेस है थिनर प्लेट का जॉइंट में, ये मैं बता चुका हूँ, हम हमेशा थिकनर जो सॉरी थिनर प्लेट होगा उसको लेंगे। उसके बाद में जो डी नोट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो वो हमारा डायमीटर होगा बोल्ट का। ठीक है, ग्रॉस डायमीटर है ये हमारा। ठीक, और ये जो यहाँ पे लिखा है 2 mm इन एडिशन टू द डायमीटर ऑफ होल इन केस ऑफ डायरेक्टली पंच्ड होल। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि अगर हमारे डायरेक्टली पंच्ड होल है, डायरेक्टली पंच्ड होल का मतलब क्या था कि यहाँ पे हमारा पहले होल नहीं था, ये वाला साइड देख लो, यहाँ पे होल नहीं था। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे होल किया, कैसे होल किया, यहाँ पे रखा कुछ और तुरंत पंच करके होल कर दिया, तो ये होता है डायरेक्टली पंच। जब डायरेक्टली पंच्ड होल होता है तो उस केस में हम यहाँ पे 2 mm ऐड कर देते हैं, है ना, ये चीज होती है। तो ये रहा हमारा 2 mm इन एडिशन टू द डायमीटर ऑफ होल इन केस ऑफ डायरेक्टली पंच्ड होल्स, ये चीज होता है। नेक्स्ट हमारा जी क्या है, गेज लेंथ है, होल्स के बीच में गेज लेंथ है, ये सब चीजें भी हम लोग जानते हैं। पीएस हमारा क्या गड पिच है। ठीक, उसके बाद में एन हमारा नंबर ऑफ बोल्ट्स होते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, ये चीज है। गामा एम वन हमारा क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है।
ठीक है, 1.25 यहाँ पे वैल्यू है। नेक्स्ट, एफ यू हमारा क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है मटेरियल का, अल्टीमेट स्ट्रेस है हमारे किसका, मटेरियल का। ये चीज हम लोग जो है याद रखेंगे। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स लिखा है, इन ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स लिखा है इसके बारे में बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बोल्ट्स का। जो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला है वो मेंशन कर लो। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स का हमारे पास वो फॉर्मूला है अंडर रूट में 6m अपॉन में 2vp, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कौन सी चीज क्या है वो देखो। ये जो m है ये आपका मूवमेंट है, ठीक है। ये जो आपका p है ये पिच होता है। यहाँ पे जो v है ये आपका फोर्स या फिर लोड होता है। ये सब चीजें होती हैं। अभी मैं इसको आगे भी बता दूंगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हम इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ बोल्ट्स, इसके ना दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये लिख करके बताया है, एक फॉर्मूला और हो जाता है। वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो सिंपल होता है, यहाँ पे 2 का जो यूज है वो नहीं होता है। तो ये किस कंडीशन में यूज होते हैं, जब भी हम आगे आएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, वहां पर डिटेल में आपको बता दूंगा। चलो अभी देख लो यहाँ पे, तो डिजाइन स्ट्रेंथ देख लेते हैं अब हम बोल्ट्स की। तो हमारे बोल्ट की जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो क्या है, कैसे उसको निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे डिजाइन स्ट्रेंथ है बियरिंग बोल्ट्स की अंडर शियर, वो होती है इन दोनों का मिनिमम। तो इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा वो हमें क्या दे देगी, अपने डिजाइन स्ट्रेंथ दे देगी बोल्ट। और ये मिनिमम किस चीज का होता है, एक तो शियर स्ट्रेंथ कैपेसिटी, दूसरा बियरिंग स्ट्रेंथ कैपेसिटी। ये दोनों कैपेसिटी हम निकालते हैं बोल्ट की, और जो भी मिनिमम होता है वो हमारा कैपेसिटी हो जाता है, हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाता है बोल्ट का। उसके लिए हम डिजाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो शेयर कहाँ पे होता है और बियरिंग कहाँ पे होता है, ये चीज हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है। देखो शेयर को मैंने ग्रीन से डिनोट किया है और बियरिंग को मैंने रेड से। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख पाओगे कि नीचे जो ग्रीन से यहाँ पे जो लाइन बना हुआ है नीचे वाला, ये तुम्हारा शेयर है, और जो साइड में है वो बियरिंग है। सेम टू सेम चीज मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो शेयर कैपेसिटी है, शेयर स्ट्रेंथ जो है उसका फॉर्मूला होता है VDSB इक्वल्स टू VNSB अपॉन गामा MB। अभी देखो VDSB क्या है, ये S तुम्हारा शेयर के लिए है, B तुम्हारा बोल्ट्स के लिए है, ठीक है ये चीज है। और यहाँ पे देख लो ये तुम्हारा B सेम बोल्ट्स के लिए है यहाँ पे, और S तुम्हारा क्या है, शेयर है, और ये जो N है इसका मतलब हो जाता है नॉमिनल, इसका मतलब होता है नॉमिनल। और ये जो यहाँ पे D है ये डिजाइन है, इसका मतलब होता है डिजाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा देख लो, मतलब देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बन जाता है कि लेफ्ट साइड में जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पार्ट, तो ये हमारा डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ये हमारा नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। इसको डिवाइड कर देंगे हम गामा एमबी से। गामा एमबी हमारा क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोल्ट का 1.25। अभी जो VNSB है ये रहा, ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे FUB इनटू इनटू ये जो आप देख रहे हो ये है NN। ये जो NN है ये देखो यहाँ पे इस तरीके से नीचे में लिखा होता है, ऐसे ही एक होता है यहाँ पे NS, यहाँ पे लिखा हुआ है NS, ठीक है। अब ये सब चीजें क्या है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे ऐसी ANB है, यहाँ पे ASB है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये FUB हमारा अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ है बोल्ट का। अभी जो NN है ये देख लो, ये है नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। तो ये हमारा नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स है विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तरीके से वो थ्रेड्स काउंट करने हैं जो हमारे शेयर प्लेन में जा रहे होंगे। अब यहाँ पे NS हमारा क्या है, NS है नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन्स, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बोल्ट्स के लिए है, ये क्या है बोल्ट्स के लिए। कहने का मतलब देखो, मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एक प्लेट है, और इसमें तुम लोगों ने यहाँ पे बोल्ट जो है वो डाला, और बोल्ट डालने पे ये देखो बोल्ट में क्या है, ये जो यहाँ पे मैंने नीचे बनाया है ये तुम्हारे क्या है यहाँ पे, ये थ्रेड्स है, ठीक है ना, ये तुम्हारे थ्रेड्स है, और यहाँ पे तुम्हारा ये बोल्ट हेड होता है। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे ये जो चीज आप देख पा रहे हो, जो थ्रेड्स हैं, अगर ये अंदर आ जाते हैं, जितने भी अंदर आएंगे वो हम काउंट करेंगे। ये एक तरीके से समझ लो ये आपका शेयर प्लेन है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये सपोज करो आपका शेयर प्लेन है, इस शेयर प्लेन में अभी आप देख पा रहे हो कि एक भी थ्रेड अंदर नहीं है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन, ये तो जीरो हो गया, यानी कि NN जो है वो क्या हो गया है, जीरो। ऐसे यहाँ पे NS क्या, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बाकी क्या होंगे, यानी कि जो शेयर प्लेन में नहीं है वो हमारे NS हो जाएंगे, वो थ्रेड्स हम काउंट करेंगे। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इस तरीके से वैल्यू काउंट किया। अब यहाँ पे आगे देख लो, ASB हमारा क्या है, यहाँ पे नॉमिनल शैंक है, शैंक एरिया ऑफ बोल्ट है, ये लोग ये चीज को हम निकालना जानते हैं। ऐसे ANB क्या है, हमारा नेट शेयर एरिया है बोल्ट एट थ्रेड, ये भी हम लोग जानते हैं निकालना।
अच्छा इस चीज को छोड़ दो, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है दैट्स एनफ। यहाँ पे अगर सपोज करो कि आपको पिच दे रखा है, तो आप डायमीटर में से, ग्रॉस डायमीटर में से पिच माइनस करके तब भी आप जो है निकाल सकते हो, ये आपका पिच है साइड। ठीक, तो आपका वीडीएस भी जो है टोटल फॉर्मूला फिर आपका ये बन जाता है। तो आई गेस ये चीज सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ पे आगे देखो, ये जो आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन्ड है, ये लिखा हुआ है लैप जॉइंट के बारे में और बट जॉइंट के बारे में। ये लैप जॉइंट है, यहाँ पे बट जॉइंट है। अब जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, लाइक एनएस का वैल्यू निकालना और एनएन का वैल्यू निकालना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एनएस का वैल्यू और एनएन का वैल्यू निकालना सब लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे बहुत बच्चे जो है गलती कर जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, लाइक जैसे यहाँ पे लेफ्ट जॉइंट बना हुआ है, तो इस केस में जो एनएस है आपका वो क्या है, एनएन जो है वो आपका 0 है। एनएन क्या था मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। अभी देखो ऊपर एक बार और बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे वो थ्रेड्स जो आपके शेयर प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, वो थ्रेड्स जो आपके किस में लाई कर रहे हैं, शेयर प्लेन में। तो आप देखो यहाँ पे थ्रेड यहाँ है नीचे, वो तो कहीं यहाँ भी लाई नहीं कर रहा है, यहाँ भी लाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तो हो गया ना एनएन 0। ये चीज है इस तरीके से। ठीक है, अब बट जॉइंट्स में क्या होता है, यहाँ पे एनएस भी 1 है और यहाँ पे एनएन भी 1 है, क्योंकि वो आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज। अब इसके बाद में देख लो, शेयर प्लेन एंड ओनली शैंक इंटरसेप्ट द शेयर प्लेन। अच्छा, यहाँ इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है ये हमारा शेयर प्लेन है। ठीक, ये हमारा क्या है, यहाँ पे शेयर प्लेन है, और लैब जॉइंट में ही हमारा जो शेयर प्लेन होता है, जो शैंक होता है, वो इंटरसेप्ट करते हैं शेयर प्लेन में। ठीक है, ये चीज है। चलो अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स। बियरिंग कैपेसिटी को कैसे निकालते हैं, अभी देखो, अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने शेयर कैपेसिटी को देखा है बोल्ट्स की। अब हम यहाँ पे बियर कैपेसिटी को देखते हैं। तो बियर कैपेसिटी के लिए यहाँ पे आपका पी आ जाता है बीच में, बस बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। बी फॉर बोल्ट, डी फॉर डिजाइन एंड पी फॉर आपका यहाँ पे एक तरीके से डिनोट कर दिया हमने किसको, हमारा जो बियरिंग है उसके लिए। तो ये देखो वीडीपी हमारा, पीबी क्या हो जाता है, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, वीएनपीबी नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ, गामा एमबी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 जैसे ऊपर था। अब यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, वीडीपी क्या है हमारे पास 2.5 केबी डीटीएफयू गामा एमबी। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ये डी, अब ये डी यहाँ पे आपका क्या है, डी है आपका नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर आपके बोल्ट का। एफ यू आपको क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है आपकी प्लेट का। ठीक, टी क्या है, थिकनेस है थिनर प्लेट का, थिकनेस क्या है, थिनर प्लेट का। या फिर हम कह सकते हैं कि समेशन है थिकनेस जितनी भी हमारी कनेक्टेड प्लेट्स होंगी उन सभी का। ठीक है ना, ये चीज है। ये जो चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है ना, लाइक जैसे ये लिखा हुआ है, ये सब चीजें मैंने एकदम डिटेल्ड में मेंशन किया हुआ है कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, लाइक ये जो टी है यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है, तो ये सब चीजें मैंने ना डिटेल में मेंशन की है। ठीक है, ये चीज है। और आगे लिखा हुआ है, इफ बोल्ट्स आर काउंटर सिंक इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाफ डेप्थ ऑफ काउंटर सिंक। अब ये काउंटर सिंक क्या होता है इसके बारे में समझ लो। काउंटर सिंक का मतलब है इस तरीके से जो हमारे बोल्ट्स होते हैं ना, इस तरीके से ये जो होता है, ये होता है हमारा काउंटर सिंक हेड। इसको हम कहते हैं क्या, काउंटर सिंक हेड कहते हैं इसको। तो यही जो है हमारी, ये हमारी हाइट हो जाती है, काउंटर सिंक हाइट। यही हमारी काउंटर सिंक हाइट भी होती है, फिर कह सकते हैं कि डेप्थ भी होती है। तो वो इसी की बात कर रहा है कि इसको हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीज है। अब केबी का जो यहाँ पे जिक्र हुआ है, जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे केबी के बारे में लिखा हुआ है, तो ये केबी क्या है, कैसे निकाला जाता है, केबी की हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। और केबी यहाँ आप लोगों के सामने, केबी इज मिनिमम ऑफ ई अपॉन 3d नॉट। सबसे पहली चीज, केबी इज मिनिमम ऑफ ई अपॉन 3d नॉट। ऐसी नेक्स्ट है पी अपॉन 3d नॉट माइनस 0.25। ऐसी एफ यू बी अपॉन एफ एन, सॉरी ए एफ यू है, एफ एन नहीं है, एफ यू है। और फिर लास्ट में आया था। अब ये कौन सी चीज क्या है वो देखो, ये ई आपका एंड डिस्टेंस या फिर एज डिस्टेंस है, डी नॉट आपका ग्रॉस डायमीटर है। ठीक, डी नॉट आपका क्या है, यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर है। देन उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे पी है, ये आपका पिच है, ये जो पी है ये आपका पिच है। ठीक, एफ यू बी अभी अभी हमने देखा था, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वो है, एफ यू ऐसी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये सब चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, ये एफ यू बी और ये जो एफ यू है ये ऊपर मेंशन्ड है, अभी भी मैं आप लोगों को बता करके आया हूँ। ठीक है ना, तो ये सेम चीज वही है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स। अभी अभी हमने कौन सी देखी कैपेसिटी, अभी हमने बियरिंग कैपेसिटी, शेयरिंग कैपेसिटी देख ली है बोल्ट्स की। अब हम यहाँ पे टेंसाइल कैपेसिटी जो है वो देखेंगे बोल्ट्स का। तो टेंसाइल कैपेसिटी जो है वो देखो क्या है, जो हमारा बोल्ट होता है उस पर सब्जेक्टेड होता है, मतलब क्या लगा होता है उस पर, फैक्टर टेंसाइल फोर्स लगा होता है जो कि है टीबी। अभी जो टीबी है ये
मतलब देखो कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि ये आपका एक हमारा जो है सब पूरा पूरा बोल्ट, इसको समझ लो भी आप, मैंने ऐसा शेप करा है, इसके ऊपर टेंसाइल ऐसे लोड लगा हुआ है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे वो है TDB। तो इसके ऊपर जो वजन लग रहा है वो सपोज करो कि TB है, तो यहाँ पे जो लगने वाला वजन है वो कम होना चाहिए किससे, TDB से, ताकि ये जो बोल्ट हमारा फेल ना हो। तो वही चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की, जहाँ पे ये जो TDB है ये कैसे निकाला जाता है, TDB को निकालते हैं हम TNB अपॉन गामा एमपी से, और जो TNB है ये कैसे निकालता है, ये नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी बोल्ट का कैसे निकाला जाता है, TNB इक्वल्स टू 0.9 AN/FUB अपॉन गामा एमबी, इस तरीके से इसको निकाला जाता है। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आपका जो TDB है वो कम होना चाहिए किससे, FY/ASB से कम होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये चीज अलग है, यहाँ पे लिखा है FUB, यहाँ पे लिखा है ASB, है ना, यहाँ पे अलग है चीज। तो ये हमारा कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब हमें TDB का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। अब आगे देखो, अब ये जो क्राइटेरिया है, ये वाला क्राइटेरिया क्यों किया जाता है चेक, ये किया जाता है ताकि जो हमारा एक्सेसिव यील्डिंग है वो ना हो जाए। ठीक है, वो जो एक्सेसिव यील्डिंग हो रहा है उसकी वजह से हमारा जो जॉइंट है वो नॉन फंक्शनल ना हो जाए। ठीक है, ये चीज को हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा टेंसाइल कैपेसिटी है, क्या हमारा टेंसाइल कैपेसिटी है वो क्या हो जाता है, वो मिनिमम लिया जाता है किसका, इसका और इसका, इन दोनों का मिनिमम लिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज देख लो, इन दोनों का मिनिमम लिया जाता है, ये आप लोगों के सामने है यहाँ पे। तो TDB इज मिनिमम ऑफ 0.9 सो FUB। ये स्क्रीन विजिबल नहीं है एक्चुअली। तो ये जो है हमारा यहाँ पे 0.9 FUB AN, इसके बारे में बता रहा था। तो ये सब चीजें जो है ना आप लोगों के सामने, जैसे FUB हो गया, ये AN हो गया, ये तो नेट एरिया है ना, मतलब सॉरी नेट एरिया कह रहा हूँ, हाँ टेंसाइल हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा नेट एरिया है ऑब्वियसली। तो ये सब चीजें जो हैं आप लोगों के सामने, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा टेंसाइल रप्चर, और ये जो होता है ये होता है टेंसाइल यील्डिंग। क्योंकि ये यहाँ पे रप्चर है और यहाँ पे मैंने बताया था कि हम किसको चेक कर रहे हैं, यील्डिंग को चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे अबाउ क्राइटेरिया इज चेक्ड सो दैट एक्सेसिव यील्डिंग डज नॉट लीड टू नॉन फंक्शनल जॉइंट। तो ये हम यहाँ पे यील्डिंग को चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमने लिया है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो कौन सी चीज यहाँ पे क्या है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नीचे सब कुछ। तो यहाँ पे FUB आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है बोल्ट का, FY भी आपका यील्ड स्ट्रेस है बोल्ट का, AN आपका नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया है, ठीक, AS भी आपका शैंक एरिया है बोल्ट का, गामा एम भी जो है वो 1.25 है, गामा एम नॉट जो है वो 1.1 है। तो ये सब वैल्यूज आप लोगों के सामने है। यहाँ पे ये फॉर्मूले जितने भी है ना ये अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज जितने भी स्टील में क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं वो तुम लोगों को बता दूं कि RCC में जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस यहाँ पे स्टील में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है, यहाँ पे एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है हमेशा, पूरा डिजाइनिंग हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होता है। और यहाँ पे डिजाइनिंग भी इतने नहीं है जितने RCC में, यहाँ पे डिजाइनिंग भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बोल्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड शियर एंड टेंशन। हमारा एक बोल्ट जिसके ऊपर शियर भी लग रहा है और टेंशन भी लग रहा है, तो हम यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शियर फोर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं VSD से, और जो हमारा टेंसाइल फोर्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TB से। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पे LSM में जो हमारा कोर भी चल रहा है इसमें ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे सेम रिप्रेजेंटेशन की गई है। सेम रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब यहाँ पे अगर VSD लिखा है, शेयर फोर्स कहला रहा है अगर VSD, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक VSD ही होगा, जहां पे भी शेयर फोर्स आएगा वो VSD ऐसे लिखा जाएगा। टेंसाइल फोर्स जहां भी होगा वो TB से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब फॉर्मूला हमारा क्या है कि जब भी दोनों चीजें अप्लाई हो रही होंगी तो यहाँ पे होगा VSB अपॉन VDB का होल स्क्वायर प्लस TB अपॉन TDB का होल स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अगर ये चीज होती है तो ये सेफ है। जहां पे VSB जो है वो फैक्टर्ड शियर फोर्स है जो कि हमारे बोल्ट पे लग रहा है, ऐसी DB जो है हमारा डिजाइन शियर कैपेसिटी है बोल्ट का, ये अभी अभी हमने निकालना सीखा है। डिजाइन शियर कैपेसिटी जस्ट अभी हमने निकालना सीखा है। ऐसी TB हमारा क्या है, फैक्टर टेंसाइल फोर्स है जो कि बोल्ट पे लग रहा होगा। TDB हमारा क्या है, डिजाइन टेंशन कैपेसिटी है हमारे बोल्ट का, ये भी हमने जस्ट अभी निकालना सीखा है। तो ये सब चीजें भी हमने निकालनी सीखी है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देख लो, ये जो आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है ना नॉमिनल डायमीटर, ये जो लिखा है नॉमिनल डायमीटर, सॉरी डायमीटर ऑफ नॉर्मल बोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल साइज है यहाँ पे बोल्ट का ये रहा 12, 14, 16, 20। अब जो डायमीटर होगा बोल्ट होल का वो क्या होगा, 12 mm जो हमारा बोल्ट साइज है उसके लिए होता है 13 mm, 14 के लिए होता है 15 mm, 16 के लिए होता है 18 mm। तो ये सब वैल्यूज जो है ना ये याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आई हुई है।
ठीक है, इनको मैंने खुद देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके लिए मेंशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है आया हुआ है ये चीज। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में है टेंशन रेजिस्टेंस ऑफ HSFG बोर्ड्स, यानी कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोर्ड्स के लिए जो हमारा टेंशन रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, TDF से। ठीक, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, देखो यानी कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है ना HSFG बोल्ट का, वो सेम होता है हमारे बियरिंग टाइप बोल्ट्स के लिए, जो हमने पहले पढ़ा वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो सेम फॉर्मूला, ये जो आप देख पा रहे हो ये सेम फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सारा सेम है यहाँ पे। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे सेम होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में डिजाइन स्ट्रेसेस इन वेल्ड्स। अब देखो बोल्ट्स हमने खत्म कर लिया, अब हम यहाँ पे वेल्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।